Okay. Good morning, students. How are you all? Okay. So, yesterday we studied about sign and symptoms of symptoms of clinical death, signs of clinical death, then sign approaching to death, and care of and needs of dying patient. क्या क्या needs होती हैं and how can you meet those needs? How can you give the last care? Yeah, what are the needs of patient who is approaching to death? And today we'll discuss caring for the body after death. So अभी तक approaching to death था. Then after physician has pronounced death, legally documented the death in the medical record, care of body is usually performed by the nurse. So जो death है उसको जो अनाउंस करते हैं लीगली वो कौन करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं. रिटन रिकॉर्ड जब रिकॉर्ड हो जाता है, डॉक्यूमेंट हो जाता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो किसकी है? नर्स की है. सो एज अ नर्स आपको एक जो डेड बॉडी है उसको केयर देनी है, बॉडी को. जो लास्ट जो आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो आपको केयर जो होती है, इट इज़ अ केयरिंग फॉर द बॉडी आफ्टर डेथ. तो इसके लिए सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? आपका डॉक्टर का जो रिटन ऑर्डर. ठीक है, तो जब तक डॉक्टर लीगली मेडिकली रिकॉर्ड नहीं कर देते, डिक्लेयर नहीं कर देते एज अ डेड, तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे. देन अटॉप्सी, अगर अटॉप्सी कोई लीगल केस है, अगर अटॉप्सी इम्पॉर्टेंट है तो आप उसके लिए कंसेंट लोगे फैमिली मेम्बर से. अगर ऑब्टेन करना ज़रूरी है इसलिए तब. इफ़ द पेशेंट इज़ टू बी ऑर्गन डोनर, अगर वो मरने से पहले ऐसे रिक्वेस्ट करके जाते हैं कोई पेशेंट की वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? इमीडिएटली जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट रिमूव करने के लिए बॉडी से आप अरेंजमेंट करते हो. क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे ही पेशेंट की डेथ होती है तो हमारी बॉडी धीरे धीरे डिग्रेड फॉर्मेंट होना शुरू होती है. तो क्या होता है कि जैसे ऑर्गन्स धीरे धीरे डिटोरेट होते हैं, वैसे ही वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, और उन टॉक्सिन की वजह से वो ऑर्गन्स जो होते हैं वो दोबारा यूज़ नहीं किए जा सकते, वो डोनेट नहीं किए जा सकते, किसी और बॉडी पे नहीं आप यूज़ कर सकते. सो अगर डोनेट करने हैं तो आप अरेंजमेंट इमिडिएटली करोगे. Then the family often wishes to view the body before final preparation are made. They may be allowed. तो कई बार ऐसा होता है कि आप अगर पेशेंट की डेथ हो गई है, वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले वेंटिलेटर ट्यूबिंग सब कुछ हटाने से पहले अगर जब उन्हें बताते हो तो अगर फैमिली मेम्बर देखना चाहते हैं पेशेंट को तो आप उन्हें अलाउ करोगे. If the patient has any valuable, they are handed over to the relatives. अगर कोई भी वैल्यूएबल चीज़ उसने पहनी हुई है तो आप क्या करोगे? उसको हैंड ओवर करोगे. किसको? फैमिली मेम्बर को. तो बाकी किस तरीके से क्या चीज़ करनी है ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे प्रोसीजर में. पर्पस क्या है? तो अब माना कि डेड है लेकिन क्या है? एक इंसान था, उसको एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है अपना. ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करना है. तो जो उसकी लास्ट जो बॉडी होती है वो नेचुरल और अच्छी दिखनी चाहिए. परफॉर्म हिज लास्ट ड्यूटी टेंडरली, क्योंकि ये उसकी लास्ट केयर या लास्ट ड्यूटी है तो उसको अच्छे से करना चाहिए. प्रोटेक्ट अदर पेशेंट फ्रॉम अनप्लीजेंट साइट एंड साउंड विच कुड फ्राइटन देम. तो अगर हम बॉडी को प्रॉपरली अच्छे से साफ़ सुथरा करके पैक करेंगे, केयर करेंगे, तो आसपास लोगों को उतना ज़्यादा फ्राइटन नहीं फील होगा. देन आर्टिकल्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं? एक्स्ट्रा बैंडेजेस, कॉटन स्वॉब्स, पेनिनियल पैड, शीट्स, रिस्ट्रेंट्स फॉर जॉज, हैंड्स, लेग्स, पेयर ऑफ ग्लव्स,
basic patient own set of cloth. तो इसमें एक चीज़ और है, चेंजेस इन बॉडी आफ्टर डेथ। तो क्या होता है कि जैसे पेशेंट की डेथ हो गई तो राइगर मोर्टिस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो स्टार्ट होने लगता है, यानी स्टिफनेस बॉडी में स्टार्ट होने लगती है। तो इट अकर्स विद इन 4 आवर्स आफ्टर डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी कीप मसल सॉफ्ट एंड सपल। तो हमारी जो एटीपी बनता है बॉडी में उसकी वजह से हमारी मसल्स सॉफ्ट रहती हैं। अब क्योंकि एटीपी बनना बंद हो जाएगा तो मसल्स स्टिफ होने लगेंगी, उसकी वजह से राइगर मोर्टिस की कंडीशन शुरू हो जाती है। देन अल्गार मोर्टिस में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होगा बॉडी का। द स्किन लूजेस इट्स इलास्टिसिटी एंड विल टीयर इजीली। तो स्किन की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी और वो इजीली टीयर होने लगेगी। तो ये कंडीशन क्या है, एल्गार मोर्टिस। देन नेक्स्ट इज लिवर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस क्या है, देखो जब क्या होता है कि पेशेंट की डेथ हो गई, अब उसकी बॉडी में जो आरबीसी हैं उनका ब्रेकडाउन शुरू होता है। तो आरबीसी में जब ब्रेकडाउन होता है तो उसका जो आयरन जो पोर्शन होता है, आयरन पार्ट जो होता है वो डिस्कलरेशन करने लगता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेट होने लगता है और बॉडी को डिस्कलरेट करने लगता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, लिवर मोर्टिस। द पेशेंट विल लाइकली बी लाइंग ऑन their backside being dependent body part, the discoloration as a result of blood pooling as a hemoglobin breakdown। तो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो रहा है, उसकी वजह से डिस्कलरेशन होता है। अब नाउ कम टू द प्रोसीजर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी प्रोसीजर से पहले आपका हैंड वॉश। ठीक है, तो हैंड वॉश करना है। आर्टिकल आपने हैंड वॉश से पहले सारे आर्टिकल्स अरेंज करने हैं। आर्टिकल्स अरेंज करने के बाद आप हैंड वॉश करोगे, ग्लव्स पहनोगे। अ, उसके बाद क्या करना है आपको, उसका बैकरेस्ट रिमूव करना है, जो जितने भी तकिए जो भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप रिमूव करोगे, एक्स्ट्रा पिलोज या जो भी है। क्यों, क्योंकि अगर बॉडी एलिवेटेड रहेगी और धीरे धीरे वो स्टिफ होती है तो वो वैसी ही एलिवेट रहेगी। तो आप तुरंत क्या करोगे, उसकी बॉडी को फ्लैटन पोजीशन पे लेकर आओगे। तो सारे पिलोज वगैरह हटाओगे। देन क्लोज द पेशेंट आइज़। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पेशेंट की आइज़ क्लोज करना। उसके बाद कंसल्ट क्लोज रिलेटिव बिफोर प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम द वार्ड टू द मॉर्चरी वेयर द रिलेटिव्स विल रिसीव द बॉडी। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ अगर उसकी पेशेंट के ऊपर करनी है, कैसे करनी है, कोई भी चीज़ है वो आपको किससे पूछनी है, उसके रिलेटिव या फैमिली मेम्बर से। अगर उनको कुछ करना है, उनकी कोई विश है तो। इफ़ द रिलेटिव रिक्वायर द नर्स शुड हेल्प देम टू स्पंज द पेशेंट। अगर वो चाहते हैं कि लास्ट क्लीनिंग में या वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ब्रशिंग और कोमिंग हेयर। तो इसलिए फिर रिप्लेस द सॉइल ड्रेसिंग विद क्लीन वन। अगर पेशेंट की डेथ हुई है, उसकी कोई चोट थी, ठीक है, कैनुला है, अगर कैनुला आपने रिमूव किया है तो आप जितने भी वुंड्स हैं, उसके चोटें हैं, आप उसको उसमें पुरानी ड्रेसिंग हटा के आप उसको उसमें नई ड्रेसिंग, नए बैंडेजेस आप लगाओगे। ठीक है, देन प्रोवाइड क्लीन क्लोथ्स। आप क्लीन क्लोथ्स पेशेंट को या तो फैमिली अपनी तरफ से दे रही है या हॉस्पिटल के, तो यूजुअली फैमिली देती है। ठीक है, तो आप उसको कपड़े पहनाओगे ताकि फॉर बेटर अपीयरेंस। देन टेक केयर ऑफ वैल्यूएबल। अगर किसी भी फैमिली मेम्बर को किसी नर्स के सामने, तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि कोई भी वैल्यूएबल आपको देखते हो या आपको मिलता है तो वो एक और नर्स के सामने आपको वो चीज़ रिकॉर्ड करनी है या हैंड ओवर करना है। क्योंकि अब सपोज़ आपको कोई रिंग मिलती है गोल्ड की, आपने उसके वाइफ को दी, लेकिन उसके साथ उसकी वाइफ के टर्म्स अच्छे नहीं हैं और उसने बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे में
you'll be the रिस्पॉन्सिबल। तो आपको कोई भी आप चीज़ करते हो तो आप एक सेकंड पर्सन या सेकंड नर्स के प्रेजेंस में करोगे। देन allow member of family to see the patient and remain in the room and remember that the body is still dear to someone। so आप अगर चाहते हैं कि फैमिली मेम्बर चाहते हैं कि आप जो लास्ट केयर कर रहे हो वो फैमिली मेम्बर के सामने हो, तो आप उनको अलाउ कर सकते हो। और हमेशा आप उनकी केयर करते हुए आपको याद रखना है कि अ, वो एक डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ वो किसी के लिए लव्ड वन है। ठीक है। देन ये पॉइंट रह गया था, अप्लाई पेरिनियल पैड्स एंड प्लग द रेक्टम एंड वजाइना। ठीक है, तो उनको रेक्टम और वजाइना को प्लग कर देंगे ताकि कोई भी सिक्रीशन या फिर वो इनकॉन्टिनेंस ना हो। उसके बाद क्लोज द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड एंड हेड टू फुट विद इन द शीट। तो आप साइड टू साइड और हेड टू फुट आप इस तरीके से बॉडी को शीट में रैप करोगे। प्रिपेयर द आइडेंटिफिकेशन स्लिप एंड अटैच इट टू द पेशेंट पैक शीट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी डेड बॉडी है हॉस्पिटल में, अगर कोई भी है, चाहे वो पेशेंट वेंटिलेटर पर है या कोई एडमिट है, कोई भी, तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका आइडेंटिफिकेशन स्लिप। ठीक है, उसमें उसका नेम होगा, उसकी एज होगी, उसका आईपीडी नंबर होगा। अगर इसमें डेड पेशेंट की बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका डायग्नोसिस, उसको क्या बीमारी थी, उसकी डेथ कितने बजे हुई, किस तारीख को हुई, अगर कोई कंटेजियस डिजीज़ है जैसे कि आजकल कोरोना है तो उसके लिए एक स्पेशल लेबल होगा, वो अटैच करोगे। ठीक है, क्यों? ताकि जो लोग डेड बॉडी को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंट्स हैं, जो भी डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, वार्ड बॉय या हेल्पर जो भी, तो एटलीस्ट उन वो सतर्क रहें, वो अलर्ट रहें कि ये जो डेड बॉडी है या जो पेशेंट था उसको एक कंटेजियस डिजीज़ थी। फिर ट्रांसफ़र द बॉडी टू द मॉर्चरी, आप मॉर्चरी में ट्रांसफ़र करोगे। रिमूव कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, अब पेशेंट मॉर्चरी में चला गया है, डेड बॉडी चली गई है, अब आपको वहाँ पे क्या है, उस जगह पे उस बेड पे दूसरा पेशेंट आएगा, तो अब आपको क्या करना है, उसके जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वहाँ से जो सबको क्या करना है, रिमूव करना है। आपको वो एरिया बेडशीट चेंज करके, या आपको अगर मैट्रेस स्टरलाइज करना है, वो डिसइंफेक्ट करना है, वो एरिया प्रिपेयर करना है फॉर नेक्स्ट पेशेंट। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी चीज़ें हैं उस सबको रिकॉर्ड करना है। तो आपने जो भी प्रोसीजर किया, आपने जो नोटिस किया, आपने उसका डेथ का टाइम, उसका डायग्नोसिस, उसका जो भी वैल्यूएबल चीज़ थी, सब कुछ आपको उसमें रिकॉर्ड करना है। ओके। सो दिस इज़ द केयर ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, केयर ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। तो इसमें हमने 3 चीज़ें थी, राइगर मोर्टिस, अल्गार मोर्टिस, लिवर मोर्टिस। तो 3 चीज़ें होती हैं जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, स्टिफनेस, देन टेम्परेचर, लिवर मोर्टिस में डिस्कलरेशन। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस नीड टू रिमेंबर। देन एडवांस डायरेक्टिव्स। सो एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है कि अगर इन केस पेशेंट अनेबल है टू मेक एनी मेडिकल डिसीजन, तो ऐसे में आपको एक अथॉरिटी मिलती है टू टेक डिसीजन। बट तो एडवांस डायरेक्टिव इज़ अ स्कॉटिश टर्म, but in other parts of the UK these documents are also known as advanced decision. An advance directive tells the healthcare team what kind of care the patient would like to have if he is unable to make medical decision. For example, अगर if patient is in coma,
A good advance directive describe the kind of treatment the patient would want depending on the sickness. और उसको अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है इमरजेंसी कंडीशन में, पेशेंट की हालत डिटेरियोरेट हो रही है, पेशेंट कोमा में है, उसका अगर लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, या जो इस तरीके के डिसीज़न है जो इमीडिएटली लेने हैं बट पेशेंट नहीं ले सकता, तो ऐसे में आपके पास हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें इस तरीके के डिसीजंस के लिए आप रेफ़र कर सकते हो लीगली। उनको बोलते हैं हम एडवांस directives. So an advance directive allow you to make a refusal of treatment in advance of a time when you can't communicate your wishes or don't have capacity to make decision. ठीक है, it only comes into effect if either of these situations occur. तो ये तभी आप फॉलो कर सकते हो जब पेशेंट क्या है, बातचीत नहीं कर सकता, अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको क्या करना है, या इस हालत में नहीं होता टू मेक एनी डिसीजन. You can use an advance directive to refuse any treatment including life sustaining treatment such as resuscitation, artificial nutrition, hydration or breathing machines, ventilators. An advance directive enables healthcare professionals to know what your wishes are even if you cannot tell them yourself. For example, if you had severe dementia or were in a coma, तो इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है पेशेंट की कंडीशन. पेशेंट की कंडीशन कैसी है? अगर पेशेंट नहीं ले सकता है डिसीज़न, अगर वो कोमा में है, उसको सीवियर डिमेंशिया, मेमोरी लॉस है, अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर है, तो ऐसे में वी कैन रेफ़र टू एडवांस डायरेक्टिव्स. इफ़ यू चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर advance directive to reflect this. If you have a mental capacity and can communicate your wish, then advance directive will not apply. ठीक है, तो अगर पेशेंट कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, वो होश में है, वो किसी भी तरीके से अपनी विश को एक्सप्रेस कर सकता है, तो ऐसे में एडवांस डायरेक्टिव फॉलो नहीं होते या अप्लाई नहीं होते. तो ये क्यों ज़रूरी है? ये टर्मिनली इल पेशेंट जो अपने डिसीज़न नहीं ले सकते, तो उनके लिए हाँ, उनकी केयर में कंटिन्यूएशन रहे. ठीक है, उनकी कंडीशन जो भी डिसीज़न है उसमें डिसीज़न मेकिंग में आपको हेल्प हो, उसके लिए जो हमारे एडवांस डायरेक्टिव्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है. देन ओके, दिस विल बी इट फॉर टुडे. टुमारो विल डिस्कस यूथेनेसिया, types of euthanasia. Okay. Okay, have a nice day and ask if there is any doubt. आप ग्रुप पे, आप कहीं पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, revise all the topic which we have studied till now, and tomorrow we'll discuss euthanasia. Okay.